हेलो गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं बीके दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो क्लास 11th के लिए है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या है? जैसे हम लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, बाहरी मटेरियल्स को ला करके असेंबल करके और कुक करके हम खाना बना लेते हैं। अगर इसको हम प्लांट के लाइफ से कंपेयर करें तो प्लांट भी क्या करते हैं? बाहरी मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को क्या करते हैं? किचन यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। तो मैंने ऐसी हल्की फुल्की बात की। मैं एक्चुअली स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस चैप्टर के मेन जो कंटेंट हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इस हाईलाइट करना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स को, कुछ जो फोटोसिंथेसिस से संबंधित जो इस वीडियो की खास बात है वो है, क्या आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो न्यू इक्वेशन है वो किसने दिया था? हाउ मेनी क्लोरोफिल मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द क्वांटासम? क्वांटासम में कितने क्लोरोफिल मालिक्यूल प्रेजेंट होते हैं? या क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो कीप वाचिंग द वीडियो एंड शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण, बड़े मेहनत के साथ इसको मैंने प्रिपेयर किया है और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। होप करता हूँ, आशा करता हूँ आप निराश नहीं करेंगे। ठीक है, और एक लाइन कोटेशन है, अच्छी लगे तो ग्रहण करो, नहीं तो त्याग दो। यानी प्रूव ऑल द थिंग्स बट होल्ड दैट विच इज गुड। ओके, फोटोसिंथेसिस देखिए, प्रोसेस को हम शुरू करेंगे डिफिनीशन के साथ। अब वी वेल नोन है डिफिनीशन के साथ। क्या है इसमें? देखिए, ये ग्रीन प्लांट है, ये लाइट एनर्जी है, एंड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द अर्थ एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फियर एंड दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इसमें ही इसके डिफिनीशन जो है वो क्लियर हो रहे हैं। ये प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स synthesize their food, that is usually in form of glucose, using inorganic material water and carbon dioxide in presence of sunlight, और ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। ये एक ऐसा डिफिनेशन है जो नॉर्मली हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, बट एक डिफिनेशन और हम दे सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए, बेसिकली दोनों डिफिनीशन सेम है। एक में रिएक्टेंट को फोकस करके प्रोडक्ट को बताया गया, एक में एनर्जी कन्वर्जन को लेकर के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। द इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे देखिए यहाँ पर रिएक्शंस जो आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। इसमें सनलाइट और ये क्लोरोफिल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि विदाउट सनलाइट एंड क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो ये फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन हुआ। ब्रीफ में आप समझ सकते हैं कि प्लांट में भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ए प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। दूसरा पार्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए कुछ पॉइंट्स है जिसको जल्दी जल्दी मैं इसको समेट दे रहा हूँ। दिस इज वन स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट, AISSC के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जोसेफ प्रिस्टले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया था कि लाइफ में एयर का रोल है और ऑक्सीजन जो कि एयर को प्यूरिफाई करता है। जॉन इंजनहाउस ने प्रूव किया था कि ऑक्सीजन इज रिलीज बाय ग्रीन प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन्होंने एक फैक्टर और जोड़ दिया कि ग्रीन प्लांट लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जूलियस वान सैक्स ही फाउंडेड द प्लेस ऑफ प्लांट वेयर ग्लूकोज इज सिंथेसाइज। सैक्स ने बताया कि लीफ के अंदर जो है ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। एंजलमैन ने ये डिस्क्राइब किया था। इन्होंने लाइट और फोटोसिंथेसिस का कम स्टडी किया। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर इनका वर्क हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ेंगे। वान नील, देखिए जितने साइंटिस्ट है सबका अपना रोल है, बट वान नील का जो रोल है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको सभी लोग जरूर याद रखेंगे। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, उन्होंने क्या किया? डिमॉन्स्ट्रेट किया कि लाइट रिएक्शन, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, यानी लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है।
दूसरा फैक्ट जो इन्होंने प्रूव किया वो ये था कि जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है दैट इज फ्रॉम द वाटर मालिक्यूल, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। अर्लियर इट वाज बिलीव दैट, पहले ये विश्वास किया जाता था कि जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है, जो ये ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ऑक्सीजन के रूप में निकल रहा है। नहीं, ये बात रूबेन कॉमन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। उसके बाद इसको वार्निल ने कम्प्लीटली प्रूव किया with his experiment and give this new equation as given by वान नील। ठीक है ना, तो ये एक नया चीज़ आपको मिला। दूसरी चीज़ आप देखिए, अब आ गए हम लोग, भोजन कहाँ होता है, भोजन कहाँ बनता है? हमारे घर में किचन में बनता है ना, पौधों का भी किचन होता है। एंड द किचन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो जाहिर सी बात है कि हमको जानना होगा कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर फोकस कीजिए, देखिए यहाँ पर दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जिनको हम आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं, यानी ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद से इसके अंदर जो एक लैमिली है, सिंगल लैमिली है, जो दो ये ग्रैनुलर लैमिलर स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली। और ये जो स्टैक ऑफ कॉइन, जैसे 1 रुपये 10 रुपये के सिक्के जो होते हैं ना, उनको एक के ऊपर रखने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनता है स्टैक ऑफ कॉइन, जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ लैमिली। तो इसको हम लोग एक यूनिट को ग्रेनम कहते हैं, बहुत सारी यूनिट होती है जिसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल भरा है जिसको देख सकते हैं, ये स्ट्रोमा है। और इसके अंदर राइबोसोम, फ्री राइबोसोम्स होते हैं। और रिमेंबर 70S होता है इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, वो स्टार्च में कन्वर्जन हो जाता है और स्टार्च जो है वो फार्म होता है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब हमको फोटोसिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए स्ट्रोमा और ये ग्रेना दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है ना, जिसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आगे जो है अब देखते हैं हम इसी जो ये ग्रेना का डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया गया है। आप देखो यहाँ पर ये लैमिली है, लैमिली का एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसके अंदर जो लॉक्यूल है उसको हम लोग कहते हैं थाइलेक्वाइड्स, माने ये ल्यूमेन होता है मेम्ब्रेन। थाइलेक्वाइड में क्या होगा, जिससे कि ये ल्यूमेन हो गया और ये मेम्ब्रेन। आगे ये स्ट्रक्चर इसलिए बताया ताकि कीमोऑस्मोटिक थियोरी को बताते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। रिमेंबर ये मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ल्यूमेन है। ठीक है ना, इस एक स्ट्रक्चर को थाइलेक्वाइड कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे थाइलेक्वाइड से जुड़ करके और क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, इसी के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड एंड द सरफेस इज नॉट सो स्मूथ, इट इज लिटिल बिट रफ। तो जो यूनिट्स होती हैं इनको हम, जो यहाँ पर एक फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटिनाइड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या है? क्वांटासोम आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड ए क्वांटासोम कंटेन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 160 क्लोरोफिल ए और 70 क्लोरोफिल बी होते हैं। दैट इज ए एडिशनल नॉलेज आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, एंड 50 कैरोटिनाइड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस क्वांटासोम टर्म इज क्वाइंड बाई मेंके। मेंके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटासोम का नाम दिया, ये स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए क्लोरोफिल, कैरोटिनाइड और फाइकोबिलिन, ये 3 कैटेगरीज के पिगमेंट है। एंड ये प्लांट को लेके नहीं, एल्गीज में भी पिगमेंट पाए जाते हैं, उन सबको दृष्टिकोण में रखते हुए ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का आइडिया दिया जा रहा है। क्लोरोफिल 5 तरह के होते हैं, जिसमें 2 जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स में मेनली पाए जाते हैं। इसके अलावा सी, डी, ई भी होते हैं जो एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका जो कलर होता है ना क्लोरोफिल का, वो येलोइश ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ये। ठीक है, कैरोटिनाइड्स जो होते हैं येलो रेड पिगमेंट होते हैं। जेंथोफिल जो है, ये देखिए कैरोटिनाइड के अंदर 2 ग्रुप ऑफ पिगमेंट आएंगे, कैरोटीन और जेंथोफिल।
फाइकोबिलिन जो है मोस्टली एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन दो पिगमेंट होते हैं, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट इनको कहा जाता है, ये फाइकोबिलिन्स को। जो फाइकोसाइनिन है ये दो तरह के होते हैं, सी एंड आर, यानी सी फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोसाइनिन। उसी तरह फाइकोएरिथ्रिन इज ऑफ टू टाइप्स, सी फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है ना। तो ये पिगमेंट्स की एक जनरल आपको नॉलेज दी गई, फार्मूले भी दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक चीज़ में जो स्पेशली इस डायग्राम को देख करके आप समझ सकते हो कि जो दो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी, इनमें बेसिकली क्या अंतर है। तो देखिए ये एक जनरल क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैंने दिया है जिसमें दो पार्ट होते हैं। ये एक रिंग, एक स्क्वायर है, रिंग है, इसको हम लोग पोरफायरिन रिंग कहते हैं। और इस पोरफायरिन रिंग में 4 पायराल रिंग और एक आइसोसाइक्लिक रिंग जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब कैसे बनते हैं, क्या डिटेल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, बस बेसिकली मुझे जो चीज़ समझानी है वो यहाँ बताना चाहता हूँ कि पोरफायरिन रिंग और ये एक फाइटाल टेल होती है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है जिसको हम लोग फाइटाल टेल कहते हैं। बेस जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि यहाँ पर आप देखिए कि इस एंड पे CH3 अगर जुड़ा हुआ है तो ये क्लोरोफिल ए होगा। इफ CH3 इज रिप्लेस्ड बाय CHO देन इट विल बी क्लोरोफिल बी। तो ये ए और बी में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए होंगे। और इसीलिए फार्मूले में देखिए, क्लोरोफिल ए के फार्मूले में CH3 यानी 3 हाइड्रोजन है, तो ये 72 में अगर दोनों मंत्र देखा जाते हैं, एक हाइड्रोजन है, तो क्लोरोफिल बी में 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं और एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। तो फार्मूले में भी देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंस था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर। अगला देखते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पिगमेंट देखिए, पिगमेंट्स जो होते हैं जैसे कि क्वांटासोम बताया, तो क्वांटासोम भी ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है ना। तो वो ऑर्गेनाइज करके पिगमेंट सिस्टम्स बनाते हैं। और एक पिगमेंट सिस्टम के 2 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। एक क्या होता है, ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या इसी को हम लोग एंटीनी मालिक्यूल्स भी कहते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या एंटीनी मालिक्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटिनाइड्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल 650 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसी तरह 660 जो है, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले इसमें पिगमेंट होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के जितने पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करके और क्या करते हैं, दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू ए स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ पिगमेंट। यहाँ पर स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट है जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसका नाम P700 रखा गया और ये रिएक्शन सेंटर है। तो देखिए पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट सिस्टम ले लीजिए, अभी हम टाइप बाद में बताएंगे, कोई भी पिगमेंट सिस्टम ले लीजिए, इसमें 2 आपको पार्ट मिलेंगे, एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम और एक रिएक्शन सेंटर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप डियर स्टूडेंट देख सकते हो कि ये सारी एनर्जी यहाँ पर कलेक्ट हो रही है। ठीक है ना। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ द पिगमेंट सिस्टम। नाउ वी विल स्टडी द टाइप ऑफ पिगमेंट सिस्टम। तो 2 तरह के पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और 2 तरह के कौन कौन होते हैं, PS1 और PS2। तो जाहिर सी बात है क्यों इनमें डिफरेंस है, तो एक तो डिफरेंस है इनका रिएक्शन सेंटर का। जो PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 से 690 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 680 टू 690 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका नाम P683 या 680 टू 690 भी कहीं कहीं मिलता है। जो पिगमेंट सिस्टम 2 है उसमें जो P700 है, उसमें जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए ये एक तो इनका रिएक्शन सेंटर अलग अलग हो गया। इसमें जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस डिटेल। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके बाद से जो है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा, दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और थोड़ा सा नया भी है। एक्चुअली होता क्या है एब्जॉर्ब, जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं ना,
तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, तो एक जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब जो लाइट है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो एब्जॉर्ब होती है, इन दोनों के बीच में मतलब जो है, जब हम ग्राफ डिस्प्ले करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो उसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की क्या खास बात है कि ग्राफ प्लॉटेड विथ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट्स इन ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। किस वेवलेंथ की लाइट में कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें क्या जानकारी देता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय ईच पिगमेंट। यानी क्लोरोफिल ए है, अब क्लोरोफिल ए किस किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये हमें बहुत आसानी से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से पता चल जाता है। दूसरी, यहाँ पर देखिए आपको एक ग्राफिकली, इससे पहले मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो है एक्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि दोनों के ग्राफ को हम कंपेयर कर देंगे। फिर एक्शन क्या होता है? देखो, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है ना, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताता है। यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब किस पिगमेंट में कितनी लाइट, कितनी ऑक्सीजन निकल रही है, वो उस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताता है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और पिगमेंट के बीच में जब हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो इसको हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एक्शन क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक एक्शन है। तो एक्शन के रिजल्ट वो ऑक्सीजन के टर्म्स में मेजर किया जा रहा है, जिसको हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज बाय 1 फोटॉन। तो वो हम यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रा से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट ईच वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है। ठीक है ना। अब आप देखिए, अब यहाँ पर दोनों के ग्राफ को एक साथ कंपेयर करके दिखाया गया है। इससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये एडिशनल आपके लिए जोड़ा हूँ ताकि यहाँ पर आसानी से समझा जा सके। कलर और वेवलेंथ, देखिए अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग कलर होती है, और उसमें लाइट जैसे वायलेट है या ब्लू है, जैसे ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वायलेट है, विबग्योर आप क्रम में याद कर सकते हैं, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, 380 से लेकर 450। ठीक है ना। और भी इसमें जो एनर्जी, जो Hc अपॉन लेमडा जो होता है ना, फार्मूला आपने पढ़ा होगा प्लैंक कांस्टेंट में, E=Hc अपॉन लेमडा, एनर्जी का ये जो फार्मूला है। तो उसमें आप देखोगे कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी। तो एज नेचर क्या होना चाहिए कि वायलेट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, रेड में कम होनी चाहिए। लेकिन ये बिहेवियर ऐसा नहीं होता है जैसा कि ये हम कलर के बेस पर आपको बता रहे हैं। वायलेट में जाहिर सी बात एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन होता क्या है, यहाँ एक फिनोमेना होती है जिसको हम लोग कहते हैं सोलेराइजेशन। इसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि क्लोरोफिल को जला देता है, झुलसा देता है। इसको हम लोग कहते हैं सोलेराइजेशन। ठीक है, तो वायलेट में कम हो जाती है रेट ऑफ, लेकिन ब्लू में फिर ज़्यादा होती है। उसके बाद से ग्रीन में तो एकदम जीरो होती है, येलो में थोड़ा सा कम होगी, ऑरेंज में और वो भी येलो से थोड़ा ज़्यादा होगी। बट एकाएक देखा जाता है कि रेड में फिर फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है। आप इस ग्राफ को देखिए, जैसे आप क्लोरोफिल को ही ले लीजिए, ये क्लोरोफिल का देखिए यहाँ पर पीक जो बन रहा है ना, वो पीक कहाँ बन रहा है? यहाँ पर, यानी ये 650 है, 650 के बाद 700 के बीच में ये पीक बन रहा है। तो देखिए 650 के बाद 700 के बीच में जो पीक है वो रेड है। तो यहाँ पर आपको रेड कलर में क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा मिल रहा है। अब फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, 600 के बाद कम होता जा रहा है, 600 और 650 के बीच में आपको कम मिलेगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे कम होते हुए आप देखिए यहाँ पर 500 पर एकदम जीरो है, 500 क्या है देखिए, 500 क्या है, ग्रीन में एकदम जीरो है। ठीक है, तो ये फिर आपको देखिए यहाँ पर आप ब्लू कलर में, ब्लू कलर का रेंज क्या है, 650 to 695। आप यहाँ देख सकते हो कि 400 और 450 के बीच में, यानी 420 में देखिए ये पीक एक मिल रहा है, यानी ब्लू, ये ब्लू रेंज में ही आ रहा है। ठीक है ना,
ये जो है 450, ये देखिए यहाँ पर ये पीक बढ़ रहा है ब्लू में। ब्लू में जो है फोटोसिंथेसिस की रेट आपको ज़्यादा मिलती है। ऐसे ही क्लोरोकमोबस क्लोरोफिल बी का भी आप देखिए, ये ग्रीन कलर में देखिए पीक थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऑलमोस्ट एक ही लाइन के पास आपको मिलेगा। कैरोटिनाइड में आप देख सकते हो, जैसे इसका पीक यहाँ मिल रहा है, यानी 475 आप देख सकते हो। तो ये ग्रीन मतलब ब्लू ख़त्म होते ही ग्रीन में कैरोटिनाइड्स का सबसे ज़्यादा आपको फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन मिलेगा। और आप देखिए जो कैरोटिनाइड्स है वो यहाँ पर आके यानी 500 से अबव थोड़ा सा, यानी ग्रीन के बाद इनमें जो एब्जॉर्प्शन है वो बंद हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, एकदम नील हो जा रहा है, ख़त्म, अब आगे लाइन है ही नहीं। तो ये जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस वेवलेंथ की लाइट में वो है लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। एक्शन स्पेक्ट्रा, अब एक्शन भी देखिए ये भी कमोबेश एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कोई फॉलो करता है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ इसको कंपेयर करके अगर देखा जाए तो देखिए 400 से ऊपर ये जो आपको डार्क लाइन दिख रही है एक्शन स्पेक्ट्रा है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी एक्शन स्पेक्ट्रा, और ये एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन और एक्शन की ऑलमोस्ट पीक मिलती है, थोड़ा बहुत आप ये जो है कैरोटिनाइड और जेंथोफिल के कारण ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा दिख रही है। लेकिन जो पीक ब्लू और रेड में ही मिल रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस की रेट ब्लू और रेड में सबसे ज़्यादा होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। होप यू विल एंजॉय इट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।